नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशवी पाल। स्वागत करते हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुकुल फार्मा में। गाइज, इसके पहले हम बात कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी, जो कि बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैथोजेनेसिस अकॉर्डिंग टू पीसीआई। अब आज जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तब उसमें आपको दिखेगा पैथोजेनेसिस। ये पैथोजेनेसिस क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जब डिजीज या फिर डिसऑर्डर के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। अब हम बात करने वाले हैं, इसमें आपके सिलेबस में देखिएगा तो उसमें लिखा होगा माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हम सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ आवर सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये हमारे सेल की पावर हाउस है, जो कि जिसमें कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है और एटीपी से जो है एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। वही एटीपी एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज होती है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से जो सेल्स है वो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाती है। लेकिन अगर किसी वजह से इसमें डैमेजेस हो जाते हैं तब क्या होता है, जो हमारी सेल है वो नेक्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस करने लगती है, सेल नेक्रोसिस होने लगती है, यानी कि सेल डेथ होने लगती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन हैं किसकी वजह से जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो डैमेज हो सकती है। तो इसमें पहला है इंक्रीज इन साइटोसोलिक कैल्शियम, यानी कि किसी वजह से जो साइटोसोल है उसमें कैल्शियम का प्रोडक्शन अगर ज्यादा होने लगे, कैल्शियम का लेवल उसमें बढ़ जाए, तो इसकी वजह से जो सेल है वो भी सीवियर डैमेजेस कॉज करने लगती है। कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रियल की जो सेल है उसमें डैमेजेस होने लगते हैं। और नेक्स्ट है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ROS। इसके ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के एबनॉर्मल की वजह से डेवलप होती है, इसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से डेवलप होती है। और जो ये ऑक्सीजन फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है, ये एटीपी का प्रोडक्शन जो है कम होने लगेगा। जब एटीपी का प्रोडक्शन कम होने लगेगा, एनर्जी कम मिलेगी, तो जो है सेल है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं सेल डेथ यानी कि सेल नेक्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस करने लगेगा। तो ये भी मेजर, इसकी वजह से भी जो है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन डिप्राइवेशन। अगर किसी वजह से सेल्स में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगे, तो इसकी वजह से जब प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंचेगा, वहां पे एडीपी से एटीपी नहीं बनेगा। एटीपी कैसे बनता है? एडीपी से एटीपी में इसका कन्वर्जन नहीं होगा और ये एटीपी फाइनली एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज नहीं होगी, यानी कि एनर्जी नहीं बनेगा। तो जब एनर्जी नहीं मिलेगा सेल्स को, तो हमारी सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी और कहीं ना कहीं सेल डेथ की तरफ प्रोग्रेस करने लगेगी, सेल नेक्रोसिस होने लगेगा। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। आप इस रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है किसी भी वजह से, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो या फिर कोई टॉक्सिन्स मटेरियल हो या फिर कोई रेडिएशन जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के कांटेक्ट में आता है, तो उससे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेजेस होते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में डिसफंक्शन देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रियल के डिसफंक्शनिंग की वजह से जो एटीपी का प्रोडक्शन है वो कम होने लगेगा। जब एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा तो एनर्जी का जो फुलफिलमेंट है सेल्स को, हमारी बॉडी को, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। और जब वहां पे एनर्जी प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी तब क्या होगा, तो उससे भी सेल जो है वो नेक्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस करेगी, यानी कि मेजर डैमेजेस देखने को मिलेंगे हमें। और पहला तो हमारा ये एक कंडीशन हो गया कि एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा, इससे हमारी जो है मल्टीपल सेलुलर एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेंगी, जिससे कि सेल जो है नेक्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस करेगा। और जो सेकंड कंडीशन है वो हम यहाँ पे देखते हैं, जो ROS है, जो यहाँ पे ये रिएक्टिव ऑक्सीजन
ऑक्सीजन स्पीसीज है, इसका प्रोडक्शन अगर ज्यादा होने लगेगा, यानी कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इसकी वजह से जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो जो है माइटोकॉन्ड्रियल को डैमेज करने लगेगा। वहां उसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा, एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा तो हमें एनर्जी कम देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो आरओएस का प्रोडक्शन है इसका बढ़ना, इसके बढ़ने की वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल सेलुलर एब्नॉर्मेलिटीज देखने को मिल रही हैं, मतलब बहुत सारी सेलुलर एब्नॉर्मेलिटीज देखने को मिल रही हैं। तो इसकी वजह से भी जो हमारी सेल्स हैं वो नेक्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, यानी कि सेल डेथ की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। बहुत सारे सेलुलर डैमेजेस देखने को मिल रहे हैं हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेजेस। क्लियर? अच्छा, एक चीज इसमें जो ये और है, ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं इनकी वजह से जो हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं, और हम सबको पता है जो हाईली फ्री रेडिकल्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से मेजर एब्नॉर्मेलिटीज देखने को मिलती हैं, मल्टीपल सेलुलर एब्नॉर्मेलिटीज देखने को मिलती हैं और सेल नेक्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस करती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिप्लीशन ऑफ एटीपी, यानी कि एटीपी के डिप्लीशन की वजह से, एटीपी की कमी की वजह से या फिर एटीपी में किसी भी एब्नॉर्मेलिटी की वजह से हमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है वो हम देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो आता है वो है इस्कीमिया। इस्कीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और हम सबको पता है जब ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड के साथ साथ हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी सप्लाई ब्लड के थ्रू होती है। तो जब ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा तो इसके साथ ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो सकती है, तो इसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है। और इसके बाद हम इसमें देखते हैं क्या है, इसकी वजह से जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है माइटोकॉन्ड्रिया में वो रिड्यूस हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तो ऑक्सीजन की ही वजह से जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है इसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और इसी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की वजह से ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एडीपी से एटीपी की प्रोसेस होती है, और इसी कन्वर्जन को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो जब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की जो प्रोसेस है वही रिड्यूस हो रही है, यानी कि तो एडीपी से एटीपी का जो कन्वर्जन है वो भी कम होगा, और एटीपी से ही हमारी बॉडी में एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी भी हमें कम मिलेगी। तो इसकी वजह से अब हम देखते हैं, अब इस एटीपी के डिप्लीशन की वजह से, एटीपी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकते हैं, यहाँ पे है डिक्रीज सोडियम पंप। ये जो यहाँ पे सोडियम पंप, कैल्शियम पंप, पोटेशियम पंप, बहुत सारे आयन एक्सचेंज होते हैं जो कि हम सबकी बॉडी में लगे हुए होते हैं। तो जब यहाँ पे सोडियम पंप की डेफिशिएंसी हो रही है, सोडियम पंप रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, वाटर का इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, और सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ रहा है। इन सब के इन्फ्लक्स के बढ़ने की वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो पोटेशियम का इफ्लक्स है, यानी कि पोटेशियम का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है। सोडियम और कैल्शियम का तो इन्फ्लक्स हो रहा है, लेकिन पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है, ये प्रोसेस इंक्रीज हो रही है, और जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग देखने को मिलता है, इसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और सेलुलर, जब यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल कर जाएगा, उसमें स्वेलिंग होगी तो सेलुलर स्वेलिंग होगी, यानी कि सेल स्वेल्स करने लगेंगी, और लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, हमारी बॉडी में छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं वो रिड्यूस होने लगेंगे, जिनका कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारे आयन एक्सचेंज का हमारी बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर है? और
नेक्स्ट जो कंडीशन आती है यहाँ पे सेकेंड, वो है इंक्रीज एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। इस एटीपी की डिप्लेशन की वजह से जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस है वो भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रही है, ये बढ़ी देखने को मिल रही है। मतलब अगर एनारोबिक का मतलब क्या है, ऐसी प्रोसेस जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में हो, जिसको ऑक्सीजन की नीड ना हो। और एरोबिक, दो प्रोसेस होती है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। तो ये एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस ये कैसे हो रहा है, हमने आपको बताया ये जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर पा रहा है, उसका फुलफिलमेंट वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर पा रहा है। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें यहाँ पे एटीपी मिल रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ही इस एटीपी से हमें एनर्जी मिल रही है। जब ये एनर्जी नहीं मिल रहा यानी कि एटीपी का डिप्लीशन हो रहा है यहाँ पे, तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो बढ़ रही है और इसकी वजह से जो ग्लाइकोजन है वो रिड्यूस हो रहा है। जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं और इनकी वजह से हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है। और लैक्टिक एसिड जब बढ़ता है तो इसकी वजह से पीएच की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि पीएच कम होता है बॉडी में। अगर पीएच कम होगा, पीएच कम होने का मतलब ये मोर एसिडिक होगा और ज्यादा एसिडिक होने की वजह से जो न्यूक्लियर मटेरियल है हमारी बॉडी में, जो न्यूक्लियर है वो डैमेजेस होने लगते हैं, जिनकी वजह से जो सेल्स है वो डैमेज होने लगेगी, सेल नेक्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस करेगी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में मेजर डैमेजेस देखने को मिलेंगे। क्लियर। और जो थर्ड कंडीशन है वो आता है डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम ही एक जो है ऐसा न्यूक्लियर मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो और जब ये इसका डिटैचमेंट होगा, डिटैचमेंट क्या है, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, अटैच का मतलब कोई चीज जुड़ रही है, डिटैच का मतलब वो इससे सेपरेट हो रही है। क्या इसमें सेपरेशन हो रहा है, हम राइबोसोम की बात कर रहे हैं। तो राइबोसोम में जो सेपरेशन हो रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेपरेशन हो रहा है, यानी कि सेपरेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेपरेशन की वजह से जो है प्रोटीन की सिंथेसिस कम होगी और जब सेल्स को प्रोटीन कम मिलेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस कम होगी तो सेल्स में कहीं ना कहीं सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसमें डैमेजेस होने लगेंगे और सेल नेक्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस करेगी। क्लियर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। तो मैंने बहुत कोशिश किया है आपको इजी बनाने के लिए और आपको इजीली समझाने के लिए। सो क्लियर। जैसा कि हमने देखा था कि जो कैल्शियम आयन है उसके इन्फ्लक्स से हमारी बॉडी में बहुत सारे सेलुलर डैमेजेस देखने को मिल रहे थे। तो अब हम बात करने वाले हैं इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस, यानी कि यहाँ पे जो होम्योस्टेसिस है वो उसका इम्बैलेंस हो रहा है, वो उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और जो इसका इन्फ्लक्स है कैल्शियम का वो कैसे हो रहा है और इसके इन्फ्लक्स की वजह से क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है उसे हम देखेंगे। तो ये हम मान लेते हैं ये हमारी जो सेल्स है, यहाँ पे मेरे पास बोर्ड में इतना स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे जो सेल है यहाँ से इधर सेल की प्रोसेस हमारी चल रही है, सेल के अंदर की प्रोसेस। क्लियर। और यहाँ पे ये जो कैल्शियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है, यानी कि वो सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। अब जब ये कैल्शियम सेल के अंदर आया, सेल के अंदर ये कैसे आया, हमने क्या कहा कि कैल्शियम के जो है इसकी होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस ना होने के कारण इसका जो इन्फ्लक्स है, इसके इन्फ्लक्स के कारण सेलुलर डैमेजेस हो रहे थे। तो किसी इंजरियस कंडीशन में, किसी भी इंजरियस एजेंट की वजह से ये कैल्शियम अगर सेल के अंदर इन्फ्लक्स किया तो हमें पता है जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर भी कुछ अमाउंट में कैल्शियम जो है वो स्टोर रहती है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी कैल्शियम स्टोर रहती है। जब ये कैल्शियम सेल के अंदर एंटर करेगा, उसका इन्फ्लक्स होगा तो यहाँ पे जो कहाँ पे वो एंटर करेगा, साइटोसोलिक कैल्शियम। तो जो साइटोसोलिक कैल्शियम है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो साइटोसोलिक कैल्शियम के बढ़ने की वजह से यहाँ पे सेलुलर एंजाइम्स एक्टिवेट होने लगेंगे। कुछ सेलुलर एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं और वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, सबसे पहला तो है
फास्फोलाइपेज एंजाइम। और ये जो फास्फोलाइपेज एंजाइम है ये फास्फोलिपिड के ब्रेकडाउन का कारण बनती है, और ये जो है फास्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करती है। जब और हमें पता है जो लिपिड है वो प्रोटीनस नेचर के होते हैं, और इनकी वजह से अगर इनका ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो सेल को प्रोटीन नहीं मिलेगा, और जो है वो इनका सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबल है सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने के लिए, जो सेल्स की मेम्ब्रेन होगी वो डैमेज हो जाएगी। और नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है प्रोटीएज एंजाइम। यहाँ जो एज वर्ड लगा हुआ है ये एंजाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो जो ये प्रोटीएज एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने के लिए। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो जो साइटोस्केलेटल है, सेल की जो साइटोस्केलेटल, साइटो का मतलब सेल्स की बात कर रहे हैं, तो जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टरप्ट होने लगेंगी, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा, यानी कि सेल वीक होने लगेंगे, उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी और सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो न्यूक्लियर को डैमेज करेगा। जब न्यूक्लियर डैमेज होगा तो सेल अल्टीमेटली जो है वो वीक हो जाएगी और डैमेज हो जाएगी। और नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है एटीपेज एंजाइम। एटीपेज जो एंजाइम है वो एटीपी के ब्रेकडाउन के लिए होता है। जब एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तो एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होने लगेगा, और एडीपी में कन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब एनर्जी के डेफिशिएंसी आएगी तो अल्टीमेटली जो सेल है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, यानी कि वो सेल नेक्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस करेगी। तो जब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जब एटीपी का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो, और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्पेस है वो है, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कैल्शियम। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियल की जो परमेबिलिटी है, जो ट्रांजिशन की परमेबिलिटी है माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम की, वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ये जो राइबोसोमल न्यूक्लियेज होते हैं ये डीएनए से जो है मैसेज नहीं आ पाएगा, इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा इनके डैमेज होने की वजह से, जिसकी वजह से जो प्रोटीन का सिंथेसिस होना है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। जब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, सेल्स को हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, तो वो सेल डेथ की तरफ प्रोग्रेस करेगी, मेजर सेलुलर डैमेजेस देखने को मिलेंगे। तो ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। और भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वीडियो लंबी हो रही है, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। सो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, रिलेटेड दिस टॉपिक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।